आपको इतने लंबे समय पहले की बातें अभी भी कैसे याद हैं? क्या आपको अपना कैश साफ करने की आवश्यकता नहीं है? मृत्युदंड से छूट का पदक मिलने के बाद नैना चौधरी को काफी राहत महसूस हुई। उसने थोड़ी देर झपकी ली और आधे घंटे बाद उठकर क्लास में चली गई। नैना चौधरी की दोपहर में 4 कक्षाएं थी, जिनमें से 2 पढ़ने की और 2 व्याकरण की थी। पढ़ने की कक्षा उसके लिए ठीक ठाक थी। वो अनुमान लगाकर भी ज्यादातर समझ जाती थी। लेकिन व्याकरण की कहानी बिल्कुल अलग थी। 2 कक्षाओं के बाद उसके दिमाग की अनगिनत कोशिकाएं नष्ट हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई। आखिरी क्लास के बाद नैना चौधरी और कंचन मौलाशी स्कूल के बाहर मास्क खरीदने गए। हालांकि योगेंद्र शर्मा उसके बिना मिशन पूरा नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने मुखौटा पार्टी में जाने का फैसला किया। अगर पार्टी में पहुंचने पर उसकी याददाश्त वापस आ जाए तो क्या होगा? मुखौटा पार्टी रात 8:30 बजे शुरू हुई। यह कार्यक्रम विदेशी भाषा महाविद्यालय के छात्रावास से कुछ ही दूरी पर स्थित छात्र गतिविधि केंद्र की दूसरी मंजिल पर आयोजित किया गया था। नैना चौधरी और कंचन मौलाशी रात करीब 8:20 बजे छात्रावास से निकली। वे चलते चलते बातें करती रहीं। जब वे पहुंचने ही वाली थी तो उन्होंने छात्र गतिविधि केंद्र के प्रवेश द्वार पर 2 लोगों को खड़े देखा। एक तो सुंदर था और दूसरा लापरवाह। क्या वे योगेंद्र शर्मा और सूरज कुमार नहीं थे? नैना चौधरी आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पहल करते हुए दौड़कर उनका अभिवादन किया। आप लोग यहां क्यों आए हैं? क्या आपकी शाम को कक्षाएं नहीं होती? सूरज कुमार ने कहा, हम भी यहां मौज-मस्ती में शामिल होने आए हैं। योगेंद्र शर्मा ने कहा, हाँ। उन दोनों ने एक के बाद एक जवाब दिया। उनके लहजे में जमीन आसमान का अंतर था। नैना चौधरी ने उन पर मुस्कुराते हुए कंचन मौलाशी का परिचय सूरज कुमार से कराया। ये मेरी रूममेट कंचन मौलाशी है। आज मेरी मुलाकात उससे कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर हुई। सूरज कुमार ने उत्साहपूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम सूरज कुमार है। कंचन मौलाशी ने कहा, नमस्ते। एक दूसरे को नमस्कार करने के बाद वे चारों एक साथ ऊपर चले गए। बॉल का दृश्य लगभग वैसा ही था जैसा नैना चौधरी को याद था। रंग बिरंगी रोशनी, शोरगुल भरी भीड़ और रॉक संगीत ने माहौल को जोश से भर दिया था। बीच में एक बड़ा डांस फ्लोर था और कई छात्र मास्क पहनकर उस पर झूम रहे थे। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, सूरज कुमार ने कंचन मौलाशी को नृत्य मंच पर आमंत्रित किया और नृत्य कर रहे राक्षसों की श्रेणी में शामिल हो गया। नैना चौधरी ने बार में एक शांत कोना ढूंढा और बैठ गई। योगेंद्र शर्मा उसके बगल में खड़ा था। उसकी कोहनी लापरवाही से बार पर टिकी हुई थी और उसका एक तरफ का हिस्सा उसकी ओर था। दोनों ने अपने चेहरे का आधा हिस्सा ढके हुए मास्क पहन रखे थे। उनमें एक अपनापन और ताजगी का भाव था। जैसे जैसे नैना चौधरी उन्हें देखती गई, उसे लगने लगा कि योगेंद्र शर्मा और उसकी यादों में बसा नकाबपोश आदमी एक ही व्यक्ति है। लेकिन सभी प्रकार के तथ्य ये दर्शाते थे कि वह एक ही व्यक्ति नहीं थे, जिससे वो थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने अपने विचारों को समेटते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम आना नहीं चाहते। योगेंद्र शर्मा ने अपनी पलकें उठाई और धीमी आवाज में कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। नैना चौधरी ने कहा, तो फिर तुम क्यों आए? योगेंद्र शर्मा ने उसे एक नजर से देखा। उस नजर से साफ पता चल रहा था। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो? नैना चौधरी ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। लाइव संगीत जल्द ही वाल्ज में बदल गया। नैना चौधरी बेहद खुश थी। आखिरकार मौका मिल ही गया था। चलो नाचने चलते हैं, उसने उत्साह से कहा। योगेंद्र शर्मा ने अपने होठों को सिकोड़ा, अपना गिलास नीचे रखा और उसे आमंत्रित करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस समय नैना चौधरी योगेंद्र शर्मा के हाथ को ऐसे देख रही थी मानो वह कोई जीवन रक्षक औषधि देख रही हो। उसने अपना हाथ उठाया और उसे छुआ।
बिना किसी मानसिक बोझ के। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। नैना चौधरी की खुशी देखकर योगेंद्र शर्मा भी भावुक हो गया और उसके होठों के कोने भी ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने कहा, भविष्य में आप अक्सर आ सकते हैं। नैना चौधरी ने खुशी से योगेंद्र शर्मा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, नहीं, असल में मुझे इस तरह की जगह पसंद नहीं है। यहां बहुत शोर होता है। अगर काम न होता तो वह यहां मौज-मस्ती में शामिल होने नहीं आती। योगेंद्र शर्मा ने सिर हिलाया। तो चलिए किसी शांत जगह पर चलते हैं। वे किसी शांत जगह पर क्यों जाएंगे? नैना चौधरी ने पलकें झपकाईं और तुरंत समझ गई कि वो उसे डेट पर जाने के लिए पूछ रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन नैना चौधरी ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। योगेंद्र शर्मा ने उसकी चुप्पी को मौन सहमति मान लिया और उसके होठों के कोने और भी ज्यादा ऊपर की ओर मुड़ गए। संगीत बजता रहा और अधिक से अधिक लोग नृत्य मंच पर आते गए। नैना चौधरी का वाज उतना अच्छा नहीं था, लेकिन योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में वो फिर भी ताल बनाए रखने में सक्षम थी। धीरे धीरे माहौल में ढलने के बाद नैना चौधरी ने काम करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस समय उसके और योगेंद्र शर्मा के हाथ आपस में गुंथे हुए थे। जरा सा मुड़ते ही वो अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से जोड़ सकती थी। ये करना बहुत आसान था। हालांकि ये अपरिहार्य था कि वो मन ही मन शर्म महसूस करेगी। आखिरकार उंगलियों को आपस में फंसाना सामान्य हाथ मिलाने से अलग था। नैना चौधरी ने कुछ देर तक संघर्ष किया और शर्म से भरी हुई उसने चुपचाप योगेंद्र शर्मा की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। उस पल उसे लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़कने लगा हो। उसके गुलाबी होंठ कस गए और उसकी नजरें नीचे झुक गई। उसके चेहरे की लाली कानों तक फैल गई। नैना चौधरी की इस छोटी सी हरकत ने योगेंद्र शर्मा को आधे पल के लिए स्तब्ध कर दिया। फिर उसने तुरंत उसका हाथ लौटा दिया और अपने सामने खड़ी शर्मीली और प्यारी सी लड़की को नीचे देखा। उसकी गहरी आंखों में कोमलता और मिठास भरी हुई थी। नैना चौधरी बेहद शर्मीली थी। वो बस इस काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसने और योगेंद्र शर्मा ने 5 मिनट से भी कम समय के लिए एक दूसरे की उंगलियों को आपस में फंसाया और नृत्य समाप्त हो गया। इसका यह भी मतलब था कि उसे योगेंद्र शर्मा के हाथ को अलविदा कहना पड़ा। नैना चौधरी अवाक रह गई। क्या हर बार इतना मुश्किल होना जरूरी था? नैना चौधरी को सचमुच ऐसा लगा कि शायद वही चुनी हुई शख्सियत है, वैसी शख्सियत जिसे कूड़े के ढेर से उठाया गया हो। उस घटिया सिस्टम में कहा, यह काम बिना किसी ब्रेक के 10 मिनट से अधिक समय तक चलना चाहिए। अगर आप अभी छोड़ देते हैं तो आपको टाइमर फिर से शुरू करना होगा। इसमें यो कहने लायक क्या था? नैना चौधरी उस नीच व्यवस्था से बात नहीं करना चाहती थी जो अपनी जीत पर गर्व कर रही थी। जब वो वास्तविक दुनिया में लौटी तो डांस फ्लोर पर मौजूद लोग एक एक करके जा चुके थे। क्या करे वो? अगर वो अब हार मान लेती है तो उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन नृत्य तो पहले ही समाप्त हो चुका था। अब उसके पास न छोड़ने का क्या कारण था? जब नैना चौधरी अभी भी खुद से जूझ रही थी, तब तक योगेंद्र शर्मा ने अपना एक हाथ छोड़ दिया था और उसका दूसरा हाथ भी खुल गया था। अगर वह एक पल के लिए भी हिचकिचाती तो दोनों हाथ अलग हो जाते। उसके लिए जीवन आकाश से भी अधिक महत्वपूर्ण था। नैना चौधरी को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर योगेंद्र शर्मा का हाथ फिर से थाम लिया। योगेंद्र शर्मा स्तब्ध रह गई। उनकी निगाहें मिली। नैना चौधरी को आखिरकार वो असहज स्थिति याद आ गई। वो हकलाते हुए बोली, वाह, यहां बहुत सारे लोग हैं। मुझे डर है कि हम अलग हो जाएंगे। हाथ पकड़ना ज्यादा सुरक्षित है। योगेंद्र शर्मा की आंखों में एक मुस्कान झलक उठी। उसने तुरंत कहा, मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। उसके सहयोग ने उसे और भी अधिक दोषी महसूस कराया।
नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा का हाथ पकड़ा और बार काउंटर की ओर वापस चल पड़ी। उसने सोचा कि इस बार तो वे 10 मिनट तक टिक पाएंगे, है ना? किसे पता था, जब वे बार काउंटर पर पहुंचे तो योगेंद्र शर्मा फिर से हाथ छोड़ने ही वाली थी। नैना चौधरी को एक बार फिर अपनी शर्म को त्यागना पड़ा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और छोड़ना नहीं चाहती थी। इस बार योगेंद्र शर्मा ने सीधे मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे की मिठास छिपी नहीं रह सकी। उसने खुद पहल करते हुए नैना चौधरी को निकलने का रास्ता दिखाया। उसने गंभीरता से कहा, यहां बिछड़ना बहुत आसान है। हाँ, नैना चौधरी इतनी शर्मिंदा हुई कि वो लगभग उड़ ही गई। संगीत फिर से शुरू हो गया और डांस फ्लोर पर फिर से रौनक लौट आई। जैसे ही नया डांस म्यूजिक शुरू हुआ, नैना चौधरी के दिमाग में यादों का एक टुकड़ा फिर से कौंधने लगा। फिर उसके दिमाग में खालीपन भरने के लिए यादों के और भी टुकड़े उभरने लगे। उसे याद आया कि उस दिन उसने एक गिलास शराब पी थी और एक काले नकाबपोश लड़के ने उसे डांस फ्लोर पर ले गया था। बाद में एक सुनहरे नकाबपोश आदमी दिखाई दिया, जो वही नकाबपोश आदमी था जिसे उसने पहले देखा था। उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई। जब उसे होश आया तो वो एक होटल में थी। बिस्तर अस्तव्यस्त था और एक लड़का उसकी तरफ पीठ करके करवट लेकर लेटा हुआ था। वो इतनी घबरा गई थी कि लड़के के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अपने कपड़े पहने और भाग गई। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी याददाश्त खोने से पहले भी वो नहीं जानती थी कि नकाबपोश आदमी कौन था। नैना चौधरी अवाक रह गई। वो पहले ही उसके साथ सो चुकी थी। जाने से पहले उसने उसकी तरफ देखा तक क्यों नहीं? उस बेकार सिस्टम ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने कायर हो? नैना चौधरी इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी। उसने पूछा, क्या अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं? 10 सेकंड और। वो बहुत अच्छा था। वास्तविक दुनिया में वापस आकर नैना चौधरी ने मन ही मन गिनती शुरू की। 10, 9, 8, 7, 6। डिंग डोंग, मिशन पूरा हुआ। आपकी जान फिलहाल खतरे से बाहर है। नैना चौधरी को राहत मिली और उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। अंत में योगेंद्र शर्मा ने उसे कसकर पकड़ रखा था। नैना चौधरी दोबारा कोशिश करने ही वाली थी कि तभी उसने योगेंद्र शर्मा की धीमी और मोहक आवाज सुनी, मुझे भी गुस्सा आता है। नैना चौधरी का दिल कांप उठा। उसने कहा, हर बार मेरे साथ छेड़छाड़ करने के बाद मैं तुम्हें भाग जाने नहीं दे सकता। उसकी गर्म सांसें उसके कानों में गूंज रही थी। नैना चौधरी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसके कान जलने लगे थे। उसने नीचे देखा और हकलाते हुए बोली, मैं वापस जाना चाहती हूं। योगेंद्र शर्मा ने कुछ देर तक नैना चौधरी को घूरने के बाद कहा, मैं तुम्हें भेज दूंगी। ठीक है। इस बार नैना चौधरी ने कोई बखेड़ा खड़ा करने की हिम्मत नहीं की। उसने आज्ञाकारी होकर योगेंद्र शर्मा को नीचे ले जाने दिया। उसे लगा कि वह जल्द ही रिहा हो जाएगी और अपने छात्रावास में जाकर सो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसे उस बेकार सिस्टम से एक और बेतरतीब मिशन की आवाज सुनाई दी। योगेंद्र शर्मा के सोते हुए चेहरे को कम से कम 1 मिनट तक देखो। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसका छात्रावास का कमरा योगेंद्र शर्मा से बहुत दूर था। भला वो उसके सोते हुए चेहरे को कैसे देख सकती थी? दूरबीन से। उस बेकार सिस्टम ने कहा, दूरबीन खरीदना बहुत महंगा है। मेरा सुझाव है कि आप एक कमरा किराए पर ले लें। नैना चौधरी अवाक रह गई। आज उसने योगेंद्र शर्मा के गुस्से को भड़का दिया था। अगर वह कमरा लेने जाती है तो क्या वह आत्महत्या नहीं होगी? नैना चौधरी उसे मना करना चाहती थी, लेकिन उसे कमरा लेने से बेहतर कोई और उपाय सूझा नहीं। इसलिए योगेंद्र शर्मा भी वहीं रुक गया। ये सोचकर कि उसने गलत सुना है, उसने नैना चौधरी को तीखी निगाहों से देखा। जितना संभव हो सके शांत भाव से उसने पूछा, तो फिर आप कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, उसमें उसे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? उसे लगा कि वो समझ जाएगा,
नैना चौधरी ने लंबे समय तक संघर्ष किया। अंत में वह कमरा ले लो शब्द भी नहीं बोल पाई। दरअसल वह न केवल यह कह नहीं सकती थी, बल्कि वह यह कर भी नहीं सकती थी। सिर्फ इस बात से ही कि उसे विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ एक कमरा मिलने वाला था, उसकी दुनिया को देखने का नजरिया हिल गया। इतना ही नहीं, ये वो व्यक्ति था जिसके साथ उसने पहले भी बुरा बर्ताव किया था। कदापि नहीं, उसे अपनी आखिरी नैतिक सीमा का अंत तक बचाव करना था। नैना चौधरी ने निर्णायक रूप से मिशन छोड़ दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए एकमात्र इम्यूनिटी गोल्ड मेडल का इस्तेमाल किया। उस घटिया व्यवस्था ने कहा, क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? हाँ, क्या आपको डर नहीं लगता कि भविष्य में और भी ऐसे मिशन आएंगे जो आपके विश्व दृष्टिकोण को झकझोर देंगे? तो क्या आपको भी पता है कि आपके द्वारा दिए गए मिशन दिन ब दिन और अधिक बेईमानी भरे होते जा रहे हैं? नैना चौधरी ने आंखें घुमाते हुए कहा, योगेंद्र शर्मा के साथ एक कमरा मिलने से ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता है? उस घटिया व्यवस्था ने कहा, यह कहना मुश्किल है, कमरा मिलना तो बस शुरुआत है। एक पुरुष और एक स्त्री अकेले सूखी लकड़ी और आग के समान है। बहुत सी रोमांचक चीजें हैं। नैना चौधरी, इसलिए उसे ये मिशन छोड़ना पड़ा। अन्यथा यदि वो वास्तव में होटल पहुंच गई, यह घटिया व्यवस्था उसे परेशान करने के लिए एक और मिशन जारी कर सकती है। नैना चौधरी ने मन बना लेने के बाद वास्तविक दुनिया में वापसी की। योगेंद्र शर्मा की गहरी निगाहों ने उससे पूछा कि अगर वो छात्रावास वापस नहीं जाती है तो वो कहाँ जाना चाहती है। योगेंद्र शर्मा की निगाहों से नैना चौधरी घबरा गई, इसलिए उसने विषय बदलने के लिए एक बहाना ढूंढा। मैं अपने रूममेट्स के लिए तरबूज खरीदने सुपरमार्केट जाना चाहती हूं, ताकि वे उसे वापस ला सके। योगेंद्र शर्मा, जो एक जानवर होने और एक जानवर से भी हीन होने के बीच संघर्ष कर रहा था। काफी देर की चुप्पी के बाद योगेंद्र शर्मा ने कहा, चलो साथ चलते हैं। नैना चौधरी ने पूछा, तुम्हें भी कुछ खरीदना है? हाँ, योगेंद्र शर्मा ने बहुत शांत भाव से कहा, मैं अपने रूममेट्स के लिए एक तरबूज खरीदना चाहती हूं, ताकि वे उसे वापस ले जा सके। विदेशी भाषा महाविद्यालय के छात्रावास के निचले तल पर एक कैंपस सुपरमार्केट था। यह बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें सब कुछ था। सुपरमार्केट में ज्यादा लोग नहीं थे। नैना चौधरी ने यूं ही एक बड़ा तरबूज उठाया और बिल चुकाने के लिए लाइन में लग गई। जब उसकी बारी आई तो योगेंद्र शर्मा ने अचानक पीछे से उसे एक कार्ड थमा दिया। साथ में भुगतान करो। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरे कार्ड में अभी भी पैसे हैं। नैना चौधरी ने झटपट अपना कैंपस कार्ड कैशियर को दे दिया। हालांकि कैशियर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह मुस्कुराया और योगेंद्र शर्मा के हाथ से कार्ड ले लिया। रिकॉर्डिंग करते समय उसने योगेंद्र शर्मा की ओर चुपके से देखा। उसके चेहरे पर शर्म और लालसा का भाव भी था। नैना चौधरी अवाक रह गई। ये दुनिया, जो केवल दिखावे की परवाह करती थी, निराशा से भरी हुई थी। नैना चौधरी ने भुगतान करने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। उसने कार्ड उठाया और चुपचाप एक तरफ हट गया। जल्द ही बिल का निपटारा हो गया। नैना चौधरी और योगेंद्र शर्मा दोनों एक एक बड़ा तरबूज लेकर सुपरमार्केट से बाहर निकल गई। दरअसल मेरे कार्ड में काफी बैलेंस है, आपको मेरे लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है, नैना चौधरी ने कहा। योगेंद्र शर्मा ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। क्या कोई अंतर है? बिल्कुल, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसके कार्ड में जो पैसे थे वो भी उसी ने डाले थे। नैना चौधरी आज्ञाकारी होकर चुप हो गई। उन्होंने रास्ते में कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वे छात्रावास पहुंच गए। नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा को शुभ रात्रि कहा और छात्रावास लौट गई। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, कंचन मौलाशी आंखें फाड़कर उसके पास आई। उसने पूछा, नैना चौधरी, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? नैना चौधरी ने अपने जूते बदले और कहा, क्या तुम मुझसे पहले वापस नहीं आ गए थे?
मैं वापस आ गई क्योंकि किसी भी हैंडसम लड़के ने मुझे डेट पर नहीं बुलाया। कंचन मौलाशी ने कहा, रात काफी हो चुकी है और चांदनी बिल्कुल सही है। तुम अपने प्यारे शेन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने क्यों नहीं गई? वापस क्यों आ गई? यहां ये फिर से चला जाता है। नैना चौधरी को कंचन मौलाशी के योगेंद्र शर्मा से बात करने के तरीके को सुधारने में आलस आ रहा था। उसने अपने हाथ में तरबूज ठूंसते हुए कहा, मुझे योगेंद्र शर्मा के साथ संबंध बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कंचन मौलाशी चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पहले से हो चुका है। आप इतने कुशल हैं। ज्योति मौर्य और यामिनी गुप्ता भी वहां आई और कानाफूसी करने लगी। ये सब कैसे हुआ? हमें पूरी जानकारी दीजिए। ये सब क्या था? नैना चौधरी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, नहीं, मेरे और योगेंद्र शर्मा के बीच कुछ भी नहीं है। तो फिर आपने तरबूज क्यों खरीदे? तरबूज कब से अविवाहित होने का प्रतीक बन गया। नैना चौधरी ने कहा, तुम लोगों के लिए। कंचन मौलाशी ने कहा, कोई खुशी का मौका नहीं है। आपने हमारे खाने के लिए तरबूज क्यों खरीदे? नैना चौधरी सच नहीं बोल सकती थी, इसलिए उसने एक कहानी गढ़ ली। जब मैं सुपरमार्केट के पास से गुजर रही थी तो मैंने संयोग से तरबूजों की बड़ी सेल देखी, इसलिए मैंने एक खरीद लिया। कंचन मौलाशी ने कहा, तो फिर आपको कुछ और खरीद लेने चाहिए। नैना चौधरी ने कहा, मैं गरीब हूं। ज्योति मौर्य और यामिनी गुप्ता ने कहा, यह एक बहुत अच्छा कारण है। सभी का दिल टूट गया था। नैना चौधरी बैठ गई और पानी पीते हुए कंचन मौलाशी के तरबूज काटने का इंतजार करने लगी। साथ ही उसने व्हाट्सएप पर कॉमरेड ललन चौधरी से शिकायत भी की। नैना चौधरी, पापा, आज स्कूल में मास्क पार्टी है, लेकिन मेरे पास मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं गई। कॉमरेड ललन चौधरी शायद बहुत खाली थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी जवाब दिया। कॉमरेड ललन चौधरी, बेटी, हमारे अनुभव काफी मिलते जुलते हैं। नैना चौधरी अवाक रह गई। नैना चौधरी की अंतरात्मा ने उसे बताया कि उसे आज कोई पैसा नहीं मिलेगा। नैना चौधरी, पिताजी, क्या हुआ? कॉमरेड ललन चौधरी, पैसे नहीं है, मनोरंजन से रहित जीवन। नैना चौधरी, यकीन से। नैना चौधरी, पिताजी, मैं सोने जा रही हूं। कॉमरेड ललन चौधरी। कॉमरेड ललन चौधरी को बहुत दुख हुआ। गरीब होने और पैसे न होने के अलावा आपके पास मुझसे कहने के लिए और कुछ नहीं है। नैना चौधरी ने कुछ देर सोचा। एक और बात है। कॉमरेड ललन चौधरी, क्या? नैना चौधरी, कृपया मेरी मां को मेरी इस दुखद घटना के बारे में बता दीजिए। कॉमरेड ललन चौधरी। अपना फोन एक तरफ रखकर नैना चौधरी और उसके रूममेट तरबूज खाने और गपशप सुनने के लिए एक साथ जमा हो गए। कंचन मौलाशी ने कहा, मैं आपको बता दूं, फ्रेंड संकाय की एक लड़की है जिसने लॉ स्कूल के एक सुंदर लड़के को 1 महीने तक नाश्ता देने पर जोर दिया। आज उन दोनों ने शादी कर ली। बहुत खूब। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। यामिनी गुप्ता ने अपना सिर घुमाकर नैना चौधरी से कहा, तुम भी योगेंद्र शर्मा को 1 महीने तक नाश्ता क्यों नहीं देती? हाँ, योगेंद्र शर्मा को प्यार से नाश्ता दें। उन्हें आपके बारे में गहरी छाप जरूर होगी। कंचन मौलाशी ने उनके समर्थन में कहा। योगेंद्र शर्मा की उसके प्रति धारणा पहले से ही काफी गहरी थी। इसे एक शब्द में कहें तो ये सांप की आत्मा होगी। नैना चौधरी तरबूज खाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। मैं नहीं खाऊंगी। आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? नैना चौधरी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जी ज्योति। कंचन मौलाशी, यामिनी गुप्ता। अगली सुबह नैना चौधरी को फिर से चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। डिंग डोंग, दैनिक मिशन। योगेंद्र शर्मा को प्यार से नाश्ता दे और कम से कम एक व्यक्ति के सामने उसे अपने द्वारा खाए गए भोजन का एक निवाला आपको खिलाने दे। नैना चौधरी, नाश्ता देना ठीक था। योगेंद्र शर्मा को उसे दूध पिलाने देना ठीक था। लेकिन
उसे वही क्यों खाना चाहिए जो उसने खाया है? क्या ये एक अप्रत्यक्ष चुंबन के बराबर नहीं था? ट्रैश सिस्टम। सही उत्तर। क्या आपको आज की कल्याणकारी योजना पसंद है? वो कल्याण शब्द को लगभग पहचान ही नहीं पाई। नैना चौधरी अनिच्छा से बिस्तर से उठी और दांत ब्रश करते हुए समय देखा। अभी केवल 6 बजे थे और योगेंद्र शर्मा को सुबह तक दौड़ लगानी चाहिए थी। हाथ मुंह धोने के बाद नैना चौधरी नाश्ता खरीदने के लिए जल्दी से नीचे कैफेटेरिया की ओर चली गई। उस समय कैफेटेरिया अभी अभी खुला था और वहां केवल उबले हुए बंस ही उपलब्ध थे। नैना चौधरी ने बिना कुछ कहे 2 उबले हुए बंस खरीदे और चली गई। ट्रैश सिस्टम। क्या आप थोड़ा और विचारशील हो सकते हैं? नैना चौधरी। उबले हुए बंस देना अनुचित क्यों है? नस्लों के आधार पर भेदभाव न करें। उबले हुए बंस की भी अपनी गरिमा होती है। ट्रैश सिस्टम। है, पिछली बार तुमने मुझे जबरदस्ती किसी इंसान का रूप धारण करने के लिए मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज तुम उबले हुए बंस की गरिमा के लिए लड़ रहे हो। क्या मैं उबले हुए बंस जितना अच्छा नहीं हूं? नैना चौधरी ने सिस्टम की शिकायतों को अनसुना कर दिया और हल्के कदमों से 2 उबले हुए बंस को मार्शल आर्ट के मैदान में ले गई। और वाकई उसे ट्रैक पर योगेंद्र शर्मा मिल गई। योगेंद्र शर्मा ने भी उसे देखा और उसकी ओर चलने के लिए अपनी गति धीमी कर दी। तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। नैना चौधरी ने अपनी भौहें उठाई, हाथ में रखा खाना ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको नाश्ता देने आई हूं। कल रात डांस में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। योगेंद्र शर्मा के पतले होंठ मुड़े और उसने कहा, आपको इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। नैना चौधरी ने अपने हाथ में मौजूद थैले को फिर से हिलाया और जैसे ही वो योगेंद्र शर्मा को इसे खाने के लिए कहने वाली थी, अचानक उसकी नजर के कोने से सूरज कुमार कहीं से प्रकट हो गई। कैंपस की सुंदरी, मैं भी कल तुम्हारे साथ डांस में गई थी। तुमने मुझे नाश्ता क्यों नहीं दिया? सूरज कुमार हंसते हुए बोली और छेड़ा, क्या तुम्हें योगेंद्र से प्यार है? धन्यवाद धन्यवाद। नैना चौधरी ने जल्दी से उसकी बात काटते हुए ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, ये नाश्ता असल में आप दोनों के लिए है। वैसे भी मिशन में कुछ उबले हुए बंस नहीं मांगे गए थे, तो सूरज कुमार को एक देना ठीक रहेगा, है ना? ट्रैश सिस्टम। मिशन में उबले हुए बन की मांग नहीं की गई थी। धन्यवाद। सूरज कुमार ने पारदर्शी थैली में रखे 2 दयनीय भाव से पके हुए बंस पर एक नजर डाली और अंदाजा लगाया कि वे अभी भी ठंडे हैं। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हम दोनों को बहुत भूख लगती है और एक भाप से पका हुआ बन हमारा पेट नहीं भर सकता। अगर आपका पेट नहीं भरता तो कैंटीन जाकर खा लीजिए, नैना चौधरी ने बेझिझक कहा। सूरज कुमार, तो फिर आप नाश्ता देने क्यों आए थे? प्रेम के सरल और सरल शब्द, दिल के आकार के डिजाइन वाला सफेद स्टीम्ड बन, और बहुत ठंड है। विद्यार्थी, तुमने ये तरकीबें कहां से सीखी? सूरज कुमार ने चुपचाप योगेंद्र शर्मा को सहानुभूति भरी नजरों से देखा। इस कॉलेज की खूबसूरत लड़की का दिमाग साधारण नहीं है। फिर उसने अपने भाई को देखा, जो लड़कियों को प्यार जताने के दिखावे पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसने खुशी खुशी कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के हाथ से ठंडा भाप से पका हुआ बन लिया और असीम कोमलता से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत मेहनत की है। सूरज कुमार, जो अचानक पकड़े जाने पर फिर से खाना खिलाया गया, आप दोनों को परेशान करने के लिए क्षमा करें। योगेंद्र शर्मा को नाश्ता करते देख नैना चौधरी इतनी खुश हुई कि उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, जल्दी खाओ। योगेंद्र शर्मा ने फिर से मुस्कुराया और उसकी आंखों में मिठास भरी हुई थी। सूरज कुमार अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने 2 ठंडे भाप से पके हुए बंस को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन योगेंद्र शर्मा की लंबी भुजा उठी और उसने उन्हें चकमा दे दिया। कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की ने कहा कि ये हमारे लिए है, मुझे एक जल्दी दो। सूरज कुमार चिल्लाया और उसका चेहरा काफी बचकाना लग रहा था। तथापि
योगेंद्र शर्मा तो सूरज कुमार से भी ज्यादा बचकाना था। उसने सूरज कुमार को ठंडी नजर से देखा और फिर ठंडे, गंभीर, आकर्षक और शालीन चेहरे के साथ उसने 2 उबले हुए बंस उठाए और उनमें से एक एक खा लिया। सूरज कुमार, नैना चौधरी। काफी देर की चुप्पी के बाद सूरज कुमार ने कहा, तुम जीत गए, अलविदा। अरे अरे, मत जाओ। नैना चौधरी ने जल्दी से सूरज कुमार को पुकारा। सूरज कुमार ने पीछे मुड़कर कहा, क्या तुम फिर से पुरानी मीठी मीठी बातें करने वाले हो? योगेंद्र शर्मा ने भी नैना चौधरी की ओर देखा और उसके होठों के कोने स्पष्ट रूप से खड़क उठे। नैना चौधरी। योगेंद्र शर्मा पर उसका वाकई गहरा प्रभाव था। उस झटकेदार सिस्टम ने कहा, यह अविस्मरणीय है। नैना चौधरी को इस घटिया व्यवस्था की परवाह करने में बहुत आलस आ रहा था। उसने योगेंद्र शर्मा और सूरज कुमार की ओर नाराजगी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आजकल पुरानी शैली की मीठी मीठी बातें नहीं चलती। सूरज कुमार ने कहा, तो आज वहां क्या है? है? उसे कैसे पता चला कि उसे हर दिन कुछ न कुछ काम करना होता है? नैना चौधरी ने पलकें झपकाईं और योगेंद्र शर्मा की ओर देखा और पाया कि उसकी आंखों में भी संदेह की एक झलक थी। यह स्पष्ट था कि सूरज कुमार की तरह वह भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि योगेंद्र शर्मा को पता था कि वो उसे हर दिन एक मिशन के लिए इस्तेमाल कर रही थी? वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा डरती जाती। नैना चौधरी ने खुद को डराने का फैसला नहीं किया। उसने अपने मन से शंका को दूर किया और मुस्कुराते हुए कहा, आज स्टीम्ड बंस है। सूरज कुमार ने कहा, मेरे लिए कोई भूमिका नहीं है। आप मुझे यहां क्यों रोकना चाहते हैं? बेशक मैं चाहता हूं कि तुम रुककर योगेंद्र शर्मा को मुझे उबले हुए बंस खिलाते हुए देखो। मैदान में भले ही बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन वे बस तमाशा देखने आए थे। वे कुछ पल रुककर चले जाते थे और शायद वे योगेंद्र शर्मा द्वारा उसे दूध पिलाने की पूरी प्रक्रिया नहीं देख पाते थे। सूरज कुमार अलग थी। वे सभी परिचित थे और सूरज कुमार एक जिज्ञासु व्यक्ति था। वो किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करता था। हालांकि किसी परिचित के सामने इस तरह की हरकत करना थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो फिलहाल बेशर्म बने रहने को तैयार थी। नैना चौधरी, जिसकी त्वचा तांबे की दीवार से भी अधिक मोटी थी, ने तुरंत मानसिक रूप से खुद को तैयार किया और सूरज कुमार से कहा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। सूरज कुमार। वह समझ गया, वो उसे फिर से तीसरा पहिया बनने के लिए मजबूर करना चाहती थी। ठीक है, अपने भाई के विवाह की खातिर बहादुरी से मरना उनका कर्तव्य था। सूरज कुमार ने फिर से बौद्धों जैसी मुस्कान बिखेरी। ठीक है, आइए साथ में योगेंद्र को ठंडे उबले हुए बन खाते हुए देखें। उसने ठंड शब्द पर इतना जोर क्यों दिया? नैना चौधरी शर्मिंदा थी और उसने कमजोर सी शर्मिंदगी भरी मुस्कान उठाई। रास्ते में हवा बहुत तेज थी और ठंड भी थी। जब मैंने इन्हें कैफेटेरिया से खरीदा था, तब ये अभी भी गर्म थे। है, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम 2 उबले हुए बन के लिए उन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। सूरज कुमार, जो ठंडे उबले हुए बंस नहीं खा सकती थी और जिसे कुत्ते का खाना खाने के लिए मजबूर किया गया था, लगभग मानसिक रूप से टूट गई थी। योगेंद्र शर्मा ने कहा, गर्मी लग रही है। सूरज कुमार, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपका दिल गर्मजोशी से भरा है? सूरज कुमार को प्रेम का कड़वा स्वाद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खेत के किनारे फूलों की क्यारी पर बैठ गया, अपना पेट ढक लिया और दयनीय होने का नाटक करते हुए बोला, मैं भूख से मर रहा हूं। यह देखकर नैना चौधरी और योगेंद्र शर्मा भी बैठ गई। योगेंद्र शर्मा बीच में बैठा था, जबकि नैना चौधरी और सूरज कुमार उसके बाईं और दाईं ओर बैठे थे। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी से पूछा।
नैना चौधरी को इस बात की चिंता थी कि वह कार्य को पूरा करने के लिए कोई सफलता हासिल नहीं कर पाएगी। ये सुनकर उसने जल्दी से कहा, अभी नहीं, मैं भूख से मर रहा हूं। योगेंद्र शर्मा ने भौहें चढ़ाकर खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूं। नहीं, नहीं, वो अब उसे जाने नहीं दे सकती थी। नैना चौधरी ने योगेंद्र शर्मा को वापस बैठने के लिए कहा। उसकी निगाहों के नीचे वो कुछ देर तक मंद मंद देखती रही, फिर अपनी नजरें नीचे करके धीमी आवाज में बोली, मैं बस एक निवाला खा लूंगी। तुम क्या खाना चाहते हो? योगेंद्र शर्मा, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। वह एक बार संयमित रहना चाहती थी। नैना चौधरी के पास बेशर्मी दिखाने और ये कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उबले हुए बंस। योगेंद्र शर्मा की पलकें उठीं। नैना चौधरी को चार और शब्द जोड़ने पड़े, जो तुम्हारे हाथ में है। इस बार योगेंद्र शर्मा समझ गया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने भाप से पका हुआ बन नैना चौधरी के मुंह के पास लाया और जब उसने देखा कि नैना चौधरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया है और उसने धीरे से उसी जगह को काटा है जहां उसने अभी अभी काटा था, तो उसका दिल तुरंत कुछ डिग्री गर्म हो गया और उसकी आंखों में मिठास छलकने ही वाली थी। योगेंद्र शर्मा की तीखी निगाहों से जलकर नैना चौधरी ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। वो धीरे धीरे अपने मुंह में रखे स्टीम्ड बन को चबा रही थी। उसे लग रहा था कि आज का स्टीम्ड बन हमेशा से ज्यादा मीठा है। और सूरज कुमार, जिसे ये सब देखने के लिए मजबूर किया गया था, अवाक रह गया। अपने प्यार का प्रदर्शन करने के लिए उस जैसे एक कुत्ते को जबरदस्ती रोकना, क्या उनमें थोड़ी भी इंसानियत बची थी? कार्य पूरा हो जाने के कारण नैना चौधरी के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। उसने योगेंद्र शर्मा और सूरज कुमार को हाथ हिलाकर कहा, मैं वापस सोने जा रही हूं। अलविदा। योगेंद्र शर्मा ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, थोड़ी देर और सो जाओ। नैना चौधरी के गाल अचानक गर्म हो गए। ठीक है। सूरज कुमार, जिसे एक बार फिर से प्रदर्शित किया गया था, अचानक 10,000 अंकों का नुकसान झेल बैठा। नैना चौधरी के दूर चले जाने के बाद वो उछलते हुए बोला, परसों मैंने कुछ देहाती प्रेम भरी बातें कही थी। कल मैंने तुम्हें नाचने के लिए कहा था और आज मैं तुम्हें एक स्टीम्ड बन देने आया हूं। आपको क्या लगता है कल क्या होगा? योगेंद्र शर्मा ने नैना चौधरी की खूबसूरत पीठ को देखा जो उससे दूर होती जा रही थी और उसकी गहरी आंखों में एक गहरी मुस्कान झलक उठी। तुम्हें कल पता चल जाएगा। आज का काम शायद ही कभी सुचारू रूप से पूरा हुआ हो। छात्रावास लौटने के बाद नैना चौधरी सुबह 8:30 बजे तक सोती रही। जब वो उठी तो यामिनी गुप्ता नाश्ता खरीदने के लिए ठीक समय पर आई थी। कंचन मौलाशी और ज्योति मौर्य भी जल्दी से बिस्तर से उठ गई और चारों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। छात्रावास में एक नियम था कि एक साथ भोजन करते समय किसी को भी अपने मोबाइल फोन से खेलने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सभी ने अपने मोबाइल फोन को मेज के बीच में अगल-गल रख दिया। यामिनी गुप्ता ने कैफेटेरिया में सुनी हुई गपशप सभी के साथ साझा की। मैंने सुना है कि आज सुबह एक लड़की ने योगेंद्र शर्मा को प्यार से नाश्ता दिया। योगेंद्र शर्मा, ये दो शब्द सुनते ही नैना चौधरी ने तली हुई आटे की स्टिक चबाना बंद कर दिया और फिर चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी उपस्थिति को कम से कम करने की कोशिश करते हुए। कंचन मौलाशी, और फिर क्या योगेंद्र शर्मा ने इसे स्वीकार किया? यामिनी गुप्ता, नहीं। कहा जाता है कि लड़की ने योगेंद्र शर्मा को 2 उबले हुए बंस दिए। पफ। कंचन मौलाशी लगभग अपने मुंह में मौजूद टोफू पुडिंग को थूकने ही वाली थी। ज्योति मौर्य भी हंस पड़ी और बोली, इतना अजीब कौन है? नैना चौधरी ने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया और चुपचाप तली हुई आटे की स्टिक खाती रही। कौन? कंचन मौलाशी ने पूछा। यामिनी गुप्ता, मुझे नहीं पता। ज्योति मौर्य ने नैना चौधरी की ओर देखा। नैना चौधरी, तुम दोषी क्यों लग रही हो? ये तुम तो नहीं हो सकते, है ना? अगर आप अनुमान लगाने में इतने अच्छे हैं
तो लॉटरी का टिकट क्यों नहीं खरीद लेते? नहीं, नैना चौधरी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैं खुद लगभग धूल खा रही हूं। मैं दूसरों को नाश्ता कैसे दे सकती हूं? ज्योति मौर्य, आप 2 उबले हुए बंस खरीद सकते हैं। विद्यार्थी, तुम सच जानते हो? नैना चौधरी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, यह सच में मैं नहीं थी। मैं कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। मुझे लड़कों के पीछे इतना भागदौड़ क्यों करनी पड़ती है? हमेशा लड़के ही मेरे पीछे भागते हैं। डिंग डोंग, एक मोबाइल फोन की घंटी बजी। उन चारों ने एक ही समय में फोन की ओर देखा। दाहिनी ओर से दूसरा फोन जल उठा। योगेंद्र शर्मा, नाश्ता स्वादिष्ट है। डिंग डोंग, एक और आवाज आई। योगेंद्र शर्मा, मुझे ये बहुत पसंद है। छात्रावास में 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर, ज्योति मौर्य, तुम कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की हो। कंचन मौलाशी, मुझे लड़कों के पीछे भागने में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? यामिनी गुप्ता ने जवाब दिया, लड़के हमेशा तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। नैना चौधरी अवाक रह गई। अगर मेरी कार हर रोज पलट जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन प्रतीक्षा कर रहा हूं। अत्यावश्यक। नैना चौधरी के चेहरे पर बनी अजीब सी मुस्कान अब और कायम नहीं रह सकी। उसने कमजोर स्वर में स्वीकार किया है, हाँ, वो अजीबोगरीब इंसान मैं ही हूं। वे तीनों काफी देर तक चुप रहे। कंचन मौलाशी का दिल टूट गया। लेकिन आप उन्हें बंस नहीं दे सकते। मैं वहां जल्दी चली गई थी। कैफेटेरिया में केवल उबले हुए बंस थे। नैना चौधरी ने मासूमियत से कहा, इसके अलावा, जैसा कि आप देख सकते हैं, योगेंद्र शर्मा को उबले हुए बंस खाना पसंद है। मैं बस उनकी पसंद के अनुसार खेल रहा हूं। कंचन मौलाशी अवाक रह गई। उसने चुपचाप अपना मोबाइल फोन उठाया और छात्रावास के छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप में एक लाल लिफाफा भेजा। नोट, नैना चौधरी के प्यार के लिए धन जुटाएं। ज्योति मौर्य और यामिनी गुप्ता भी धन जुटाने वाली टीम में शामिल हुई और उन्होंने एक एक लाल लिफाफा बांटा। नैना चौधरी बहुत शर्मिंदा और भावुक हो गई। उसने उसे खोला और देखा कि उसमें 3 लोग थे। कंचन मौलाशी, तुम मुझे कल 3 उबले हुए बन दे सकती हो। खुश स्माइली। नैना चौधरी अवाक रह गई। उन्होंने राशि को एकीकृत करने में कैसे कामयाबी हासिल की? नैना चौधरी ने नाश्ता खत्म करने के बाद ही योगेंद्र शर्मा के संदेश का जवाब दिया। स्वागत है, मैं वैसे भी तुम्हारा ही इस्तेमाल कर रहा हूं। लिखते लिखते अचानक उसके सिर के ऊपर डिंग डोंग की आवाज आई। वह इतनी चौंक गई कि उसका हाथ कांपने लगा। उसने पूरा लिखने से पहले ही संदेश भेज दिया। उसी समय उसके दिमाग में एक मिशन की घोषणा प्रकट हुई। ट्रैश सिस्टम, यादृच्छिक मिशन। योगेंद्र शर्मा की गोद में बैठो और उसे तुम्हें चरण दर चरण चित्र बनाना सिखाने दो। नैना चौधरी अवाक रह गई। उसकी गोद में बैठ जाओ। हाथ से हाथ मिलाकर। ये घटिया व्यवस्था उसे दोबारा मरने पर मजबूर कर रही थी। नैना चौधरी ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। वो योगेंद्र शर्मा को भेजने के लिए एक नया संदेश लिखना चाहती थी। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे डायलॉग बॉक्स में ये वाक्य तैरता हुआ दिखाई दिया। क्या हो रहा था? उसने अभी जो वाक्य लिखा था, उसका आधा हिस्सा स्पष्ट रूप से ये था कि मैंने फिर भी तुम्हारा ही इस्तेमाल किया। मैं तो वैसे भी तुम्हारा ही हूं। मैं कैसे बदल गया? नैना चौधरी ने जल्दी से निकासी के लिए क्लिक किया। अंत में उसका हाथ फिसल गया और डिलीट बटन पर क्लिक हो गया। नैना चौधरी, आपको कभी पता नहीं चलता कि अगले ही पल आप कौन सी मूर्खतापूर्ण हरकत कर बैठेंगे। नैना चौधरी ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने तुरंत एक और संदेश भेजकर स्पष्टीकरण दिया। मैंने इसे लिखना पूरा करने से पहले ही भेज दिया था। मेरा मतलब है, खैर, मैंने इसे खरीदने के लिए आपके ही पैसे इस्तेमाल किए। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। दूसरे पक्ष ने कुछ मिनटों बाद जवाब दिया। योगेंद्र शर्मा, ये पैसे तुम्हारे हैं।
हम्म, आपका क्या मतलब है? नैना चौधरी ने पलकें झपकाई। अगला वाक्य अचानक उसके दिमाग में आया। वो व्यक्ति मेरा है। फिर वो अपने ही विचार पर शर्म से लाल हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके कान जलने लगे। उसने अपना फोन मेज पर पटक दिया। उसके पास से गुजर रही कंचन मौलाशी ने कहा, नैना चौधरी, आप किस अस्वास्थ्यकर चीज को देख रहे हैं? तुम इस तरह क्यों शर्मा रही हो? नैना चौधरी शर्मिंदा हो गई। उसने पानी का गिलास उठाया और पीने का नाटक किया। खांसी, मौसम बहुत गर्म है। एयर कंडीशनर चालू होने के बावजूद भी गर्मी लग रही है। कंचन मौलाशी ने अजीबोगरीब ढंग से बुदबुदाया। वह चली गई। नैना चौधरी ने चैन की सांस ली और अपने चेहरे को ठंडा करने के लिए हाथ के पिछले हिस्से से अपना चेहरा दबाया। उसे याद आ गया कि संदेश किस बारे में था। उस समय वो मूल रूप से लिखना चाहती थी, मैंने फिर भी इसे खरीदने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल किया। लेकिन बीच में ही उसे एहसास हुआ कि वाक्य सहज नहीं था। इसलिए वह इसे बदलकर, मैंने फिर भी इसे खरीदने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल किया, करना चाहती थी। इसलिए उसने उपयोग किया शब्द हटा दिया। अंत में जैसे ही उसने संदेश को डिलीट करना समाप्त किया, उसके पास संदेश को दोबारा संपादित करने का समय नहीं बचा। वो उस घिनौनी व्यवस्था से इतनी भयभीत थी कि उसका हाथ कांपने लगा और उसने संदेश भेज दिया। तो ये बन गया, मैं वैसे भी तुम्हारा ही हूं। नैना चौधरी। जीवन आश्चर्यों से भरा था। है नैना चौधरी अपनी डेस्क पर बैठी और थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। जब अंततः उसका चेहरा ठंडा हो गया, तब उसने योगेंद्र शर्मा को जवाब दिया, जब मुझे मेरी मां से मेरे रहने सहने का खर्च मिलेगा, मैं तुम्हें वापस भुगतान करूंगा। योगेंद्र शर्मा, धोखा। ओह, मैंने गलती से खुद को सबके सामने उजागर कर दिया। नैना चौधरी को आधे पल के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने आह भरी और कुछ शब्द टाइप किए। नैना चौधरी, क्योंकि मेरी मां और मैं कुछ बातों पर सहमत नहीं है। वह मुझ पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रही है। योगेंद्र शर्मा, चाची बहुत चतुर है। आंटी। वह चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया। नैना चौधरी का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और जवाब दिया, बचपन से ही उसे सिर्फ यही तरकीब आती थी। योगेंद्र शर्मा, इसका मतलब है कि यह काम करता है। यह सच है। जैसे ही उसकी मां ने कहा कि उसकी जेब खर्च में कटौती की जाएगी, वो तुरंत डर गई। ऐसा लगता है कि स्मृति खोने से पहले वो वास्तव में आर्यन भाटी से प्यार करती थी। अन्यथा समझौता करने के बजाय वह अपने रहने सहने के खर्चों में कटौती करवाना क्यों पसंद करती। ये सोचते हुए नैना चौधरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यन भाटी के साथ बिताए अपने अतीत को याद करने की कोशिश की। हालांकि उसका दिमाग अभी भी खाली था और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रहने भी दो। ऐसा कौन है जो कभी अंधा होकर कचरे से न मिला हो। जब तक वह उसे पसंद नहीं करती थी, तब तक सब ठीक था। नैना चौधरी ने अपने विचारों को समेटते हुए योगेंद्र शर्मा से पूछा, तुम क्लास में क्यों नहीं गए? उसे याद आया कि आज सुबह उसकी क्लास थी। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, योगेंद्र शर्मा, मैं क्लास में हूं। वह कक्षा में इतनी जल्दी जवाब कैसे दे सकता था? नैना चौधरी को ऐसा लगा जैसे उसके दिल को किसी ने खरोंच दिया हो। उसने अनजाने में अपने होठों के कोने उठाकर उसे चिढ़ाया, क्या तुम्हारे शिक्षक को पता है कि तुम कक्षा में फोन का इस्तेमाल करते हो? योगेंद्र शर्मा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पता है या नहीं। नैना चौधरी, अगर आप कक्षा में शिक्षक पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप किस पर ध्यान देते हैं? नैना चौधरी योगेंद्र शर्मा को यह कहकर चिढ़ाने ही वाली थी कि क्या वह सुंदरियों पर ध्यान दे रहा है। तभी उसने देखा कि योगेंद्र शर्मा ने 2 शब्दों में जवाब दिया। योगेंद्र शर्मा, फोन। आप मेरे फोन पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? नैना चौधरी को अचानक समझ आ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने होंठ दबाए और सिर झुका लिया।
उसने जवाब दिया, कक्षा पर ध्यान दो, दोबारा जवाब मत देना। योगेंद्र शर्मा, ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा जवाब मत देना। नैना चौधरी ने अपना फोन बंद किया और कप से कुछ घूंट ठंडा पानी पिया। उसके चेहरे पर हो रही जलन आखिरकार शांत हो गई। साथ ही वास्तुकला संकाय में योगेंद्र शर्मा ने आखिरकार अपना फोन नीचे रख दिया और क्लास की बातें सुनने लगा। सूरज कुमार ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमाई। उसने अपना फोन निकाला और योगेंद्र शर्मा को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, मुझे लगता है कि तुम्हें क्लास छोड़ देनी चाहिए और कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की की तलाश करनी चाहिए। योगेंद्र शर्मा ने स्क्रीन पर भेजने वाले की ओर एक नजर डाली और उसे नजरअंदाज कर दिया। सूरज कुमार, जब कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की ने अभी अभी मैसेज भेजा, तब आपका फोन हर समय आपके हाथ में ही था। जब मेरी बात आती है तो आप इस पर ध्यान तक क्यों नहीं देते? क्या मेरा संदेश सिर्फ एक संदेश नहीं है? सूरज कुमार बहुत गुस्से में था। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो फिर कभी उनकी मीठी बातों में दखल नहीं देगा। कुछ देर बाद उसे लगा कि दखल न देना ही बेहतर होगा। आखिरकार कैंपस की उस खूबसूरत लड़की की रोजाना की अटपटी छेड़छाड़ कितनी शानदार थी। भला वो इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था? ये सोचते हुए सूरज कुमार ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसके होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने व्हाट्सएप खोला और नैना चौधरी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। जब नैना चौधरी को व्हाट्सएप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन मिला, तब वो लाइब्रेरी जा रही थी। उसने कुछ देर तक दूसरे व्यक्ति की आईडी को देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उस पेज पर लिखा था कि दूसरा व्यक्ति गैलगोशिया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के समूह से था। वे सहपाठी रहे होंगे। क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं? नैना चौधरी ने कंचन मौलाशी से पूछा, जो उसके साथ पुस्तकालय जा रही थी। कंचन मौलाशी ने गर्दन झुकाकर देखा और कहा, गांव में एक घास। ये आईडी बहुत ही सरल और सहज है। कौन है भाई? मुझे नहीं पता। नैना चौधरी ने अपना सिर हिलाया और अनुरोध को अनसुना कर दिया। आर्किटेक्चर फैकल्टी में दूर बैठे सूरज कुमार ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उन्हें अनुरोध स्वीकार होने की सूचना नहीं मिली। इसलिए उन्होंने एक और आईडी जोड़ी, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ मिनट बाद सूरज कुमार हार मानने को तैयार नहीं थी और उसने एक और आईडी भेजी, लेकिन यह भी समुद्र में एक पत्थर के समान थी। क्या उन्होंने इसे नहीं देखा? क्लास खत्म होने के बाद सूरज कुमार ने योगेंद्र शर्मा की मेज पर दस्तक दी और कहा, मुझे अपना फोन उधार दो। योगेंद्र शर्मा उस समय चित्र बना रही थी और उसने ऊपर देखा तक नहीं। इसे खुद ले लो। धन्यवाद। सूरज कुमार ने योगेंद्र शर्मा का फोन उठाया और बिना कुछ कहे नैना चौधरी को एक इमोजी भेजा। जब नैना चौधरी ने संदेश देखा, तो वो इतनी हैरान रह गई कि लगभग अपनी कुर्सी से गिर ही गई। योगेंद्र शर्मा ने दरअसल उसे एक एनिमेटेड इमोजी भेजा था जिस पर लिखा था, अपने बच्चे के लिए बाहर आओ। उसे वाकई में क्यूट दिखना आता है। नैना चौधरी अवाक रह गई। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने जवाब दिया, सहपाठी, तुम्हारा व्यक्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो गया है। दूसरी तरफ से 1 सेकंड में वॉइस मैसेज आया। नैना चौधरी के लिए पुस्तकालय में वॉइस मैसेज सुनना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उसने इसे सीधे टेक्स्ट में बदल दिया। योगेंद्र शर्मा, मुझे पता था कि तुम ऑनलाइन हो। आपने वाकई मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकरा दी। मैंने आपके साथ बहुत सारे मुद्दे साझा कर दिए हैं। हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। नैना चौधरी। पहली नजर में तो यह योगेंद्र शर्मा की शैली नहीं लग रही थी। इस बात की 80% संभावना थी कि गांव में एक घास वाली सहपाठी, जिसे उसने 3 बार नजरअंदाज किया था, यानी सूरज कुमार ने योगेंद्र शर्मा के फोन का इस्तेमाल करके ये संदेश भेजा था। वह जानती थी योगेंद्र शर्मा भला कैसे प्यारी बनने का नाटक कर सकती थी। नैना चौधरी मुस्कुराई और बोली, आपने ये नहीं बताया कि आप कौन हैं। मैंने निश्चित रूप से इनकार कर दिया। योगेंद्र शर्मा, सूरज कुमार,
मेरी एक प्रोफाइल पिक्चर है। नैना चौधरी, आपने फोटोशॉप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। मैंने आपको पहचाना नहीं। योगेंद्र शर्मा, सूरज कुमार। योगेंद्र शर्मा, सूरज कुमार। लेकिन फिर भी तुम्हें अपने सहपाठियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकरानी नहीं चाहिए थी। नैना चौधरी, वहां बहुत सारे सहपाठी हैं। मैं उन सभी को शामिल नहीं कर सकता। नैना चौधरी ने जानबूझकर एक विस्मय बोधक चिन्ह जोड़ा ताकि वह गति के मामले में सूरज कुमार को पछाड़ सके। फिर सूरज कुमार, योगेंद्र शर्मा, सूरज कुमार, बहुत सारे सहपाठी रोजाना तुम्हें दोस्त बनाना चाहते हैं। विस्मय बोधक चिन्हों से भरी स्क्रीन को देखकर नैना चौधरी अवाक रह गई। कितनी बचकानी हरकत है। नैना चौधरी अब सूरज कुमार से विस्मय बोधक चिन्हों को लेकर बहस नहीं करना चाहती थी। वह बाहर गई और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। लगभग आधे मिनट बाद दूसरी तरफ से एक और संदेश आया। योगेंद्र शर्मा, बहुत ज्यादा। नैना चौधरी ने अजीब तरह से पलकें झपकाई और सूरज कुमार को जवाब दिया, अब हम दोस्त हैं। आप अभी भी योगेंद्र शर्मा के फोन से संदेश क्यों भेज रहे हैं? गांव में घास का एक टुकड़ा, ये मैं नहीं हूं। नैना चौधरी, गांव में घास का एक टुकड़ा। उसने अपना फोन पहले ही वापस ले लिया है। आपको अच्छे की प्रार्थना करनी चाहिए। नैना चौधरी एक पल के लिए घबरा गई और जल्दी से योगेंद्र शर्मा को जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं कभी भी अनजान लोगों को नहीं जोड़ता। संदेश भेजने के बाद नैना चौधरी अचानक शांत हो गई। तो क्या हुआ अगर बहुत सारे लोग उसे दोस्त के रूप में जोड़ रहे थे? उसने दोबारा स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा अगर उसने ऐसा किया भी तो इसमें दोषी महसूस करने जैसी कोई बात नहीं है ना? जी हां, उसे जरा भी अपराधबोध नहीं हुआ। उसने योगेंद्र शर्मा को यह सब केवल अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए समझाया। ये निरर्थक व्यवस्था। आप ही हैं जो दूसरों और खुद को धोखा देते हैं। नैना चौधरी को योगेंद्र शर्मा का जवाब तुरंत मिल गया। योगेंद्र शर्मा, अच्छी आदत। 3 शब्द और एक विराम चिन्ह, हमेशा की तरह संक्षिप्त और व्यापक। संदेश भेजते समय नैना चौधरी को योगेंद्र शर्मा का उदासीन चेहरा दिखाई दिया। उसने होठों को सिकोड़ते हुए विनम्रता से पूछा, बहुत से लोगों ने आपको जोड़ा होगा, है ना? योगेंद्र शर्मा, नहीं। नैना चौधरी, ये कैसे संभव है? योगेंद्र शर्मा, आपको दोस्त जोड़ने की अनुमति नहीं है। नैना चौधरी, ये वाकई बहुत निर्दयी था। हमेशा के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वह बाद में एक और सेट भी करेगी। लेकिन नैना चौधरी, अगर आप किसी और को जोड़ना चाहें तो क्या होगा? योगेंद्र शर्मा, और कोई नहीं। ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? नैना चौधरी की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने योगेंद्र शर्मा को कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन बंद कर दिया और दिन के अधूरे काम के बारे में सोचकर उसने निराशा से आह भरी। वह योगेंद्र शर्मा की गोद में कैसे बैठ सकती थी और उसे चित्रकारी सिखाने दे सकती थी? चित्र बनाना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन किसी की जांघों पर बैठना सचमुच बहुत मुश्किल था। ये बेकार व्यवस्था। जैसे ही आपके पैर जवाब दे देंगे, आप बैठ जाएंगे। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? मेरे पैर क्यों जवाब दे देंगे? क्योंकि तुम्हें मौत से डर लगता है। वो वास्तव में खंडन नहीं कर सकी। अपने विचारों को समेटते हुए नैना चौधरी को सूरज कुमार से व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला। गांव में एक घास। कैंपस की सुंदरी, कैंपस की सुंदरी, कल के लिए तुम्हारी क्या योजना है? मैं आपकी मदद करूंगा, खुश स्माइली। वो बस शो देखना चाहता था। उसे कल की योजना का पता नहीं था। लेकिन आज के लिए नैना चौधरी ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, कल के लिए कोई योजना नहीं है। मैं आज चित्रकारी सीखना चाहता हूं। गांव में एक घास। ये तो आसान है। अपने भाई योगेंद्र से सीखो। भाई योगेंद्र। नैना चौधरी के पूरे शरीर पर तुरंत रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत एक अजीब सा इमोजी भेजा।
अंत में उसने जरूर कोई भूत देखा होगा। उसने फिर से गलत चीज पर क्लिक कर दिया। उसने अजीब से इमोजी के बगल में मौजूद रोने वाले इमोजी पर क्लिक किया। फिर सूरज कुमार ने उसे दोबारा चिढ़ाया। गांव में एक घास। क्या अपने भाई योगेंद्र द्वारा ठुकराए जाने से डरते हो? नैना चौधरी। नैना चौधरी अत्यधिक भावुकता से लगभग मरणासन्न हो गई थी और उसका चेहरा जल रहा था। वो अवाक रह गई और उसने कई सारे एलिप्सिस टाइप किए। फिर बोली, मुझे ड्राइंग की बुनियादी जानकारी है, इसलिए मैं खुद सीख सकती हूं। मैं नहीं चाहती कि योगेंद्र शर्मा मुझे सिखाए। बकवास मत करो। गांव में एक घास। तुम नहीं चाहते कि योगेंद्र शर्मा तुम्हें सिखाए? तो मैं आपको एक बात बता दूं। हमारे विभाग की दोपहर की आखिरी क्लास कैचिंग की है। क्लास के बाद योगेंद्र शर्मा आमतौर पर जाने से पहले 1 घंटे तक क्लासरूम में अभ्यास करती है। आपको नहीं आना है। क्या योगेंद्र शर्मा क्लास के बाद ड्राइंग का अभ्यास करने के लिए कक्षा में ही रुकती थी? तो फिर क्या वह मिशन पर नहीं जा पाएगा? नैना चौधरी तुरंत खुशी से झूम उठी। उसने मुस्कुराते हुए सूरज कुमार से कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अंग्रेजी विभाग और वास्तुकला विभाग इतनी दूर दूर है, मैं वहां क्यों जाऊंगा? वैसे क्या वास्तुकला विभाग के सभी छात्र इतने मेहनती होते हैं? वे क्लास के बाद भी पढ़ाई करने के लिए रुकते हैं। गांव में एक घास। हर कोई इतना मेहनती कैसे हो सकता है? अंग्रेजी विभाग के सभी छात्र एक जैसे ही हैं। कक्षा के बाद वे वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। योगेंद्र शर्मा एक विशेष मामला है। ओह, क्या इसका मतलब यह है कि योगेंद्र शर्मा ही कक्षा में अकेली होगी? उत्तम। नैना चौधरी इतनी खुश थी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मुस्कुराते हुए सूरज कुमार से कहा, इसीलिए तो वो इतना असाधारण है। गांव में एक घास। आप भी उत्कृष्ट हैं। हाँ? उसे ऐसा क्यों लगा कि सूरज कुमार के शब्दों में कोई छिपा हुआ अर्थ है? नैना चौधरी ने पलकें झपकाई। छोड़ो इसे, चलो इसे एक सच्ची तारीफ ही मान लेते हैं। नैना चौधरी की दोपहर में 4 कक्षाएं भी थी। कक्षा समाप्त होने पर 5:30 बज रहे थे। अपने 3 रूममेट्स को अलविदा कहने के बाद उसने अपना स्कूल बैग उठाया और वास्तुकला विभाग की ओर चल पड़ी। आर्किटेक्चर विभाग के अन्य छात्रों से बचने के लिए नैना चौधरी ने जानबूझकर 15 मिनट तक इमारत के बाहर इंतजार किया। जब दरवाजे पर मौजूद छात्र लगभग चले गए तो वो योगेंद्र शर्मा को ढूंढने के लिए अंदर चली गई। उसके हाथ में योगेंद्र शर्मा का क्लास शेड्यूल था, इसलिए उसे उसकी कक्षा ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तथापि उसने पाया कि योगेंद्र शर्मा कक्षा में अकेली नहीं थी। उसके अलावा 7 या 8 अन्य छात्र भी थे और इन 7-8 लोगों में से एक सूरज कुमार भी था। दरअसल सूरज कुमार ने उसे धोखा दिया था। नैना चौधरी मुड़कर जाना चाहती थी, लेकिन उसने कचरा सिस्टम को यह कहते हुए सुना, मुझे याद न दिलाने के लिए मुझे दोष मत देना। आपकी अगली मृत्यु का समय आज रात 12 बजे है। अगर आप इस अवसर को गवा देते हैं तो आपका कल नहीं होगा। इसलिए नैना चौधरी चुपचाप पीछे मुड़ गई और मानसिक रूप से खुद को तैयार करने लगी। क्या यह 7-8 लोगों के सामने योगेंद्र शर्मा की गोद में बैठे रहने जैसा नहीं है? यह कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, उनकी आंखों में दर्द हो रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह निडर थी, खुश स्माइली। खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद नैना चौधरी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश किया। सूरज कुमार ने उसे सबसे पहले देखा। उसने नाटक करते हुए कहा, अरे कैंपस की सुंदरी, तुम यहां क्यों हो? उसकी आवाज बंद होने से पहले ही सबने उसकी तरफ देखा, योगेंद्र शर्मा सहित। योगेंद्र शर्मा खिड़की के पास रखे ईजल के सामने खड़ा था। उसकी सफेद कमीज का दूसरा बटन भी खुला था। आस्तीनें कोहनी तक चढ़ी हुई थी और पतली उंगलियों के बीच उसने एक ब्रश पकड़ रखा था। ब्रश की नोक स्केच पेपर पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा भावहीन था, आंखें एकाग्र थी।
और वो किसी चित्र की तरह सुंदर लग रहा था। सूरज कुमार की बातें सुनकर उसने दरवाजे की ओर देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव झलक उठे। जब नैना चौधरी और योगेंद्र शर्मा की नजरें मिली तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी भौहें थोड़ी नीचे की और शर्माते हुए पास आकर बोली, मैं यहां से गुजर रही थी, इसलिए अंदर देखने आ गई। तुम चित्र बनाते रहो, मेरी चिंता मत करो। योगेंद्र शर्मा ने अपने निचले होंठ को थोड़ा मोड़ा और हल्के से सिर हिलाया। उसने अपना सिर घुमाया और कागज पर ढके हुए पुल का रेखा चित्र बनाना जारी रखा। नैना चौधरी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर धीरे धीरे सूरज कुमार के पास गई और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुमने हद पार कर दी है, सहपाठी। सूरज कुमार ने बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज सब लोग इतनी मेहनत करेंगे। तुम अपनी फ्लर्टिंग जारी रखो, उनकी चिंता मत करो। जैसा कि उम्मीद थी, ये आदमी मजे देखने के लिए वहीं रुका रहा। नैना चौधरी ने सूरज कुमार को एक बार फिर गुस्से भरी नजरों से देखा, फिर वहां मौजूद लोगों की उत्सुक निगाहों के बीच बिना शर्माए योगेंद्र शर्मा के पास वापस चली गई। कागज पर ढके हुए पुल का चित्र बना दिया गया था। नैना चौधरी ने प्रशंसा करते हुए कहा, अद्भुत। योगेंद्र शर्मा की आंखों में मुस्कान झलक रही थी। उसने अपना सिर घुमाकर पूछा, क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? कोशिश करना? बहुत खूब। उसे चिंता थी कि वो अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। नैना चौधरी की आंखें खुशी से चमक रही थी। ठीक है, शब्द उसकी जुबान पर था, लेकिन सूरज कुमार ने उससे पहले ही बोल दिया, नैना चौधरी, असिस्ट का क्या हुआ? आप बस इसी तरह मदद करते रहेंगे। उसे लगा कि उसने एक जासूस को पकड़ लिया है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह दुश्मन द्वारा भेजी गई एक जासूस है। नैना चौधरी के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे सख्त हो गई। योगेंद्र शर्मा ने जाहिर तौर पर सूरज कुमार के सुझाव पर ध्यान दिया था। नया स्केच पेपर लेने और ईजल को अपनी सुविधानुसार ऊंचाई पर समायोजित करने के बाद वह एक तरफ हट गई और उसने अभी अभी इस्तेमाल किया हुआ ब्रश मुझे सौंप दिया। नैना चौधरी एक मुश्किल स्थिति में थी, इसलिए वो केवल एक असहज मुस्कान के साथ इस बात को सहन कर सकी। जब योगेंद्र शर्मा का ध्यान कहीं और था, तब उसने सूरज कुमार को घूर कर देखा। सूरज कुमार ने उसे एक रहस्यमयी मुस्कान दी। कृपया अपना प्रदर्शन जारी रखें, नैना चौधरी। नैना चौधरी अब सूरज कुमार से बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी निगाहें हटा ली और चित्र बनाना शुरू कर दिया। नैना चौधरी ने पहले ललन चौधरी से कुछ स्ट्रोक सीखे थे, हालांकि उसने इसका सार नहीं सीखा था। एक साधारण स्टिल लाइफ का चित्र बनाना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि योगेंद्र शर्मा से चित्रकारी सीखने के लिए उसने अपनी कुछ प्रतिभाओं को छिपा लिया। उसने एक घन बनाया जो देखने में बेहद भद्दा था। फिर हताश भाव से उसने कहा, मेरी ड्राइंग बहुत बदसूरत है, तुम्हारी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है। इतना कहकर उसने अपना सिर घुमाकर योगेंद्र शर्मा की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें मासूमियत से भरी थी। काश मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी चित्रकारी कर पाती। इस वाक्य में दिया गया संकेत वास्तव में बहुत स्पष्ट था। आप बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं, क्या आप मुझे थोड़ा सा भी नहीं सिखा सकते? तथापि कहानी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ी जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसने देखा, योगेंद्र शर्मा की आंखों में मुस्कान थी और उसकी आवाज स्नेहपूर्ण थी। तुम बहुत अच्छी चित्रकारी भी करते हो, नैना चौधरी। वो प्रशंसा नहीं चाहती थी। जो दर्शक सच्चाई से अनजान थे, उन्होंने एक दूसरे की ओर इशारे किए। क्या गुरु शेन सच में गंभीर थे? स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की द्वारा बनाया गया चित्र टेढ़ा मेढ़ा और काला था। इसे घन कहना तो दूर, नामुमकिन था। इसमें अच्छी बात क्या थी? ये फिल्टर बहुत मोटा था। नैना चौधरी के विचारों को भांप चुके सूरज कुमार ने अपनी हंसी को तब तक रोके रखा जब तक कि उन्हें लगभग आंतरिक चोटें नहीं लग गई। उसने जोर से हंसने की इच्छा को दबा लिया।
गंभीर भाव से उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि आपकी ड्राइंग काफी अच्छी है, अधिक अभ्यास करें। वह निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति बनेगा। नैना चौधरी ने बिना किसी झिझक के सूरज कुमार को घूर कर देखा। सूरज कुमार के होठों का कोना फड़क उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। नैना चौधरी अवाक रह गई। तुम तो बस तमाशा देखने आए हो, है ना? नैना चौधरी ने अवाक होकर सूरज कुमार की ओर तिरछी नजर डाली। वो मुड़ी और प्यारी सी मुस्कान के साथ योगेंद्र शर्मा से पूछा, क्या ये सचमुच अच्छा है? आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगता है? योगेंद्र शर्मा कुछ सेकंड के लिए चुप रही। रेखा एकदम सीधी है। पफ! किसी ने जोर से हंस दिया। नैना चौधरी अवाक रह गई। योगेंद्र शर्मा को वाकई तारीफ करने लायक कुछ नहीं मिल रहा था, है ना? उन्होंने तो सीधी रेखाएं खींचने के लिए उसकी प्रशंसा भी की। क्या इसे प्रशंसा माना जा सकता है? नैना चौधरी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने धीमी आवाज में कहा, सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। योगेंद्र शर्मा ने कहा, इसकी चिंता मत करो, वे तुमसे भी बदतर है। जिन लोगों पर आरोप लगे थे। दिल टूटी नैना चौधरी ने कहा, उसने बदतर शब्द का प्रयोग क्यों किया? नैना चौधरी का मूड बहुत उलझा हुआ था। उसने सोचा कि जब इशारे करने का कोई फायदा नहीं, तो सीधे सीधे कह देना ही बेहतर होगा। इसलिए उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही चित्रकारी करना चाहती हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? योगेंद्र शर्मा ने थोड़ा ऊपर देखा। अभी? हाँ। नैना चौधरी ने भारी मन से सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। योगेंद्र शर्मा ने कुछ सेकंड तक चुपचाप नैना चौधरी को देखा। हाँ, महान। नैना चौधरी झट से मुड़ी। उसने ब्रश को मजबूती से पकड़ा और हाथ ऊपर उठाकर सिखाने की मुद्रा बनाई। तथापि योगेंद्र शर्मा ने हाथ में पकड़ी ब्रश उतारी और फिर वहीं पर गंभीरता से सिखाना शुरू किया। पहले इस तरह ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं रेखाएं खींचो। घन का मूल आकार निर्धारित करने के बाद काली सतह और उभरी हुई आकृति बनाओ। नैना चौधरी, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कहानी इस तरह मोड़ लेगी। वो और क्या कह सकती थी? नैना चौधरी ने अपने दिल की निराशा को छुपाया, मुस्कुराने की कोशिश की और चुपचाप योगेंद्र शर्मा का व्याख्यान सुना। किनारे खड़े सभी दर्शकों ने एक ही विचार व्यक्त किया। कैंपस की इस खूबसूरत लड़की पर तरस आता है। कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की का इशारा इतना स्पष्ट था, लेकिन गुरु शेन वास्तव में उदासीन थे। उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के पास शायद कोई मौका नहीं था। सूरज कुमार अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता रहा और नैना चौधरी को इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकालने का कोई रास्ता देने की इच्छा को दबाता रहा। वो वही बैठा तमाशा देखता रहा। योगेंद्र शर्मा की तकनीक बहुत ही कुशल थी और पलक झपकते ही कागज पर एक मानक घन प्रकट हो गया। क्या तुम्हें समझ आया? उसने बगल में देखते हुए पूछा। नैना चौधरी ने कहा, मैं कोशिश करूंगी। नैना चौधरी ने ब्रश फिर से उठाया और कागज पर चित्र बनाने लगी। उसने सोचा कि अगर वह इसी तरह सूक्ष्म और चतुर बनी रही, तो शायद वह कल का सूरज देखने के लिए जीवित न रह पाए। उस घटिया व्यवस्था ने कहा, आपकी सोच बिल्कुल सही है, संघर्ष मत करो, बस कर डालो। वास्तव में वो इसे केवल सीधे तौर पर ही कर सकती थी। नैना चौधरी अपनी भावनाओं को संजोते हुए चित्र बना रही थी। दूसरी ओर योगेंद्र शर्मा ने उसके ठीक पीछे तिरछे में एक नया अभ्यास शुरू किया। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि दोनों मुख्य पात्र कड़ी मेहनत कर रहे थे और देखने लायक कुछ नहीं था, इसलिए वे चले गए। पलक झपकते ही कक्षा में केवल नैना चौधरी, योगेंद्र शर्मा और सूरज कुमार ही रह गए थे। कुछ देर बाद नैना चौधरी की भावनाएं लगभग तैयार हो गई। उसने कागज पर बेतरतीब ढंग से रेखा खींची और कहा, यह सीधी रेखा खींचना बहुत मुश्किल है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इसे सीधा नहीं खींच सकती। इतना कहने के बाद उसने चुपके से योगेंद्र शर्मा की तरफ देखा।
फिर मुड़कर उससे सरल और सीधे सादे तरीके से सिखाने के लिए कहने को तैयार हो गई। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, एक बड़े हाथ ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। योगेंद्र शर्मा की गहरी आवाज उसके सिर के ऊपर से सुनाई दी। नैना चौधरी का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया और उसके गाल पल भर में लाल हो गए। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और नैना चौधरी लगभग योगेंद्र शर्मा की बाहों में सिमटी हुई थी। उसका हाथ योगेंद्र शर्मा की लय का अनुसरण करते हुए हल्के हल्के कागज पर रेखाएं खींच रहा था और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। घन का निर्माण शीघ्र ही पूरा हो गया। योगेंद्र शर्मा ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी आंखों में मुस्कान थी। क्या अब तुम चित्र बना सकती हो? हाँ। नैना चौधरी का चेहरा अभी भी गर्म था और उसने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी कोई यहां था, योगेंद्र शर्मा ने फिर कहा। नैना चौधरी दंग रह गई और फिर उसे एहसास हुआ कि वो उसे ये समझा रहा था कि उसने उसे पहले क्यों नहीं पढ़ाया। हाँ, हालांकि योगेंद्र शर्मा निर्लज्ज थी, फिर भी वो निर्लज्ज थी। अगर उसने सचमुच इतने सारे लोगों के सामने उसे चित्र बनाना सिखाया होता, तो ये कहना मुश्किल था कि आगे क्या होता। नैना चौधरी ने समझदारी से सिर हिलाया। उसने अभी भी मजे को देख रही सूरज कुमार की ओर देखा और कमजोर आवाज में कहा, दरअसल अभी भी एक है जो यही है। योगेंद्र शर्मा की पलकें नहीं हिली। वो मायने नहीं रखता, बेहद क्रूर, लेकिन उसने अच्छा प्रदर्शन किया। नैना चौधरी ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराई। सूरज कुमार, जो सिर्फ उस अजीबोगरीब फ्लर्ट को देखना चाहता था, अचानक से हैरान रह गया और उसे फिर से धोखा दिया गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं गिनती में नहीं आता? क्या मैं इंसान नहीं हूं? योगेंद्र शर्मा ने उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखा। सूरज कुमार को पल भर में बात समझ आ गई। क्या वो उसकी आत्म जागरूकता के लिए उसकी प्रशंसा कर रहा था? टूटना, उसे रिश्ता तोड़ना ही होगा। मैं जा रहा हूं। सूरज कुमार गुस्से से जाना चाहता था। उसे लगा कि नैना चौधरी उसे पहले की तरह ही तीसरे पहिए की तरह रखेगी। आखिरकार एक कमरे में अकेले मौजूद पुरुष और महिला को तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता तो होती ही है। तथापि नैना चौधरी ने उसे ओ तक नहीं कहा। रुकने के लिए कहना तो दूर की बात है। सूरज कुमार ने कहा, मैं सचमुच जा रही हूं। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सूरज कुमार ने कहा, अलविदा। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अलविदा। फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सूरज कुमार खत्म हो गया। उसने कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की को अचानक नाराज कर दिया था। योगेंद्र शायद उसे जाने नहीं देगा। ये अच्छा नहीं था। जैसे ही सूरज कुमार कक्षा से बाहर निकला, वो बेहद भयभीत हो गया। चलते चलते उसने नैना चौधरी को व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा। गांव में एक खरपतवार है। कैंपस की सुंदरी, क्या तुम नाराज हो? कोई जवाब नहीं। उन्होंने एक और संदेश भेजा। गांव में खरपतवार है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गुस्सा मत करो। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। सूरज कुमार घबरा गया और उसने जल्दबाजी में अपनी स्थिति स्पष्ट की। गांव में एक खरपतवार है, मैं गलत था। मैं अगली बार आपकी मदद जरूर करूंगा। अगर मैं अपना वादा तोड़ता हूं, तो मैं प्रोजेक्ट होप को 200 रुपए दान करूंगा। इस बार दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, नैना चौधरी, कृपया मुझे दान करें। धन्यवाद। सूरज कुमार। ये इतना यथार्थवादी था। कक्षा में नैना चौधरी ने सूरज कुमार के संदेश का जवाब देने के बाद अपना फोन अपने स्कूल बैग में रख लिया। उसे अपना स्कूल बैग ले जाते देख योगेंद्र शर्मा ने पूछा, क्या तुम जा रही हो? नहीं, नहीं। नैना चौधरी ने बार बार अपना सिर हिलाया। वह अभी तक उसकी गोद में नहीं बैठी थी। भला वह जाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? अपना स्कूल बैग बंद करने के बाद नैना चौधरी मुड़ी और योगेंद्र शर्मा के पास जाकर पूछा,
तुमने क्या बनाया है? योगेंद्र शर्मा, लटकने वाला पुल। ओ, पिछला पुल ढका हुआ था और ये एक झूलता हुआ पुल है। ऐसा प्रतीत हुआ कि आज उनके अभ्यास का विषय पुल था। ये बेकार व्यवस्था, इसका उसकी गोद में बैठने से क्या लेना देना है? नैना चौधरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप किस बारे में सोच रहे हैं? क्या मैं जिज्ञासु नहीं हो सकता? ठीक है, दरअसल नैना चौधरी उतनी जिज्ञासु नहीं थी, लेकिन उसे पता नहीं क्यों जब भी कोई बात योगेंद्र शर्मा से जुड़ी होती थी तो वो उसके बारे में और गहराई से जानने की इच्छा को रोक नहीं पाती थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपनी जान बचाने के लिए उसकी जरूरत थी। नैना चौधरी यही सोच रही थी। अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए नैना चौधरी ने अपने मिशन को अंजाम देने की तैयारी की। योगेंद्र शर्मा अपने सामने एक चित्र छप्पर लेकर बैठा था। उसके घुटनों और चित्र छप्पर के बीच केवल एक उंगली जितनी दूरी थी। उसे बस पेंटिंग को देखने के लिए ईजल के करीब झुकना होता था और फिर गिरने का नाटक करना होता था और वह सफलतापूर्वक उसकी गोद में बैठ जाती थी। योजना को अंतिम रूप देने के बाद नैना चौधरी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने चित्र में बहुत रुचि दिखाने का नाटक किया और आगे झुकते हुए कहा, आप इतनी तेजी से चित्र बना रहे हैं, अभी कुछ ही समय बीता है और आपका काम लगभग पूरा हो चुका है। इस बिंदु तक बोलते हुए नैना चौधरी ने लड़खड़ाने का नाटक किया और वो लड़खड़ा कर पीछे की ओर गिर पड़ी। अगले ही पल वो योगेंद्र शर्मा की गोद में बैठ गई। उसकी एक्टिंग काफी अटपटी थी, लेकिन योगेंद्र शर्मा बहुत सहयोगी थी। उसने बड़ी सहजता से एक हाथ से नैना चौधरी की कमर पकड़ ली और अपनी गहरी आंखों में मुस्कान लिए मोहक स्वर में कहा, क्या हुआ? तुम्हारी टांगे इतनी मुलायम क्यों हैं? नैना चौधरी ने पैर कितने कोमल हैं कि मधुर आवाज सुनकर शर्म से चेहरा लाल कर लिया और उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मानो गले से बाहर निकल आएगा। वो बेहद शर्मिंदा थी और उसने अपनी नजरें नीचे करके अपने दिमाग में मौजूद बेकार सिस्टम से पूछा, क्या काम हो गया? नहीं, मुझे अभी भी पेंटिंग का व्यावहारिक अनुभव कम है। उन्होंने मुझे पहले ही व्यावहारिक रूप से सिखा दिया था, है ना? उस बेकार सिस्टम ने कहा, मिशन की शर्त यह है कि योगेंद्र शर्मा की गोद में बैठो और वह तुम्हें चरण दर चरण पेंटिंग करना सिखाएगा। मिशन को पूरा करने के लिए आपको उनकी गोद में बैठना और आपको चरण दर चरण पेंटिंग करना सिखाना की 2 आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। जब उन्होंने आपको पहले पेंटिंग करना सिखाया था तब आप दोनों खड़े थे, इसलिए वह समय मायने नहीं रखता। नैना चौधरी ने कहा, पिछली मिशनों में आपको इसे एक ही समय में करने की आवश्यकता नहीं थी। आज इसकी आवश्यकता क्यों है? क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? उस बेकार सिस्टम ने कहा, आप चाहे तो मुझ पर विश्वास न करें। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास विकल्प था। नैना चौधरी ने इस बेकार सिस्टम पर गुस्से से आंखें घुमाईं और जब वो होश में आई तो योगेंद्र शर्मा की गहरी निगाहों से उसकी मुलाकात हुई और उसकी धड़कन फिर से तेज हो गई। वो शर्मा गई और धीमी आवाज में बोली, मैंने इससे पहले कभी झूलते पुल को चित्रित नहीं किया है। योगेंद्र शर्मा की आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ठीक है, ठीक है। और इसलिए शर्म से लाल चेहरे के साथ नैना चौधरी योगेंद्र शर्मा की गोद में बैठ गई और उसे अपना हाथ पकड़ने दिया, जबकि योगेंद्र शर्मा धीरे से कागज पर आधे बने झूले के चित्र को बना रहा था। उसके शरीर की हर नस तनावग्रस्त थी। डिंग डोंग, मिशन पूरा हुआ। जानलेवा खतरा अस्थायी रूप से टल गया। ये सुनकर नैना चौधरी लगभग सहज ही उछलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उठने के लिए आगे बढ़ी, उसकी कमर पर रखा बड़ा हाथ थोड़ा और कस गया। इसलिए उसने आज्ञाकारी होकर वापस बैठ गई। योगेंद्र शर्मा ने कहा कि उसका स्वभाव भी गुस्सैल है, वो उसे दुखी नहीं कर सकती थी। एक सदी के समान प्रतीत होने वाली चिंता के बाद अंततः झूलते पुल का निर्माण पूरा हो गया। योगेंद्र शर्मा ने उसका हाथ छोड़ दिया।
नैना चौधरी शर्मिंदगी से इतनी परेशान थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वो जल्दी से खड़ी हो गई। खाना खाने चले, योगेंद्र शर्मा ने कहा। नहीं नहीं, नैना चौधरी की धड़कन अभी भी थोड़ी तेज थी। मेरी अभी भी शाम को 2 कक्षाएं हैं, मेरे पास खाने का समय नहीं है, योगेंद्र शर्मा ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? उसे नहीं पता था कि इसमें इतना समय लगेगा। इसके अलावा वो जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे रोक लिया था। नैना चौधरी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे भूख नहीं है और मेरे बैग में स्नैक्स है। योगेंद्र शर्मा ने अपने पतले होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं कहा। नैना चौधरी ने अपना बैग उठाया और जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर उस झूलते पुल पर पड़ी। उसने आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं ये पेंटिंग अपने साथ ले जा सकती हूं? योगेंद्र शर्मा, नहीं। उसने उसे साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? नैना चौधरी आश्वस्त नहीं थी। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मैंने भी इसे बनाने की प्रक्रिया में योगदान दिया था, है ना? मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, योगेंद्र शर्मा ने गंभीरता से कहा। आपने मेरा ध्यान भटकाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आप क्या कह रहे हैं? नैना चौधरी को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। उसकी खूबसूरत आंखें योगेंद्र शर्मा को असंतुष्ट भाव से घूर रही थी। कम से कम मुझे एक फोटो तो लेने दो, ठीक है? योगेंद्र शर्मा ने कहा। ठीक है। नैना चौधरी ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और 2 तस्वीरें खींची। दाग धब्बे न होने की पुष्टि करने के बाद वो संतुष्टि से मुस्कुराई। योगेंद्र शर्मा उसकी मुस्कान से प्रभावित हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने इसकी तस्वीरें क्यों ली? बेशक, ये कॉमरेड ललन चौधरी को मूर्ख बनाने के लिए था। हालांकि नैना चौधरी ने सच बताने की योजना नहीं बनाई थी। ये पहला पुल है जिसे मैंने कभी बनाया है। मैं इसे सहेज कर रखना चाहता हूं। उस बेकार सिस्टम ने कहा, सच में? क्या तुमने इसे बनाया है? मैंने योगदान दिया। हाँ, योगेंद्र शर्मा का ध्यान भटकाने के लिए। कम से कम उसने कलम पकड़ते समय बल का प्रयोग तो किया। ठीक है, ठीक है। उसने वास्तव में कोई योगदान नहीं दिया। नैना चौधरी ने अपने विचारों को समेटते हुए योगेंद्र शर्मा से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? आप इसे क्यों रखते हैं? योगेंद्र शर्मा ने कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या वह भी उसी की तरह है? नैना चौधरी हैरान रह गई। तुम भी इसे सहेज कर रखना चाहते हो? आप प्रतिदिन इतनी सारी पेंटिंग बनाते हैं, क्या आप उन सभी को सहेज कर रखेंगे? योगेंद्र शर्मा ने चुपचाप नैना चौधरी की ओर देखते हुए अपनी आंखें थोड़ी सी हिलाई। कुछ सेकंड बाद उसने उत्तर दिया, केवल यही एक। नैना चौधरी एक बार फिर स्तब्ध रह गई। उसने नीचे देखा और उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके दिल में हल्की सी मिठासी महसूस हुई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने अपना फोन निकाला और योगेंद्र शर्मा की ओर लहराते हुए कहा, मैं क्लास जा रही हूं। योगेंद्र शर्मा ने कहा, ठीक है। नैना चौधरी की आज रात अरबी भाषा की क्लास थी। चूंकि उसे अरबी बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और उसका कोई आधार भी नहीं था, इसलिए उसके लिए पढ़ाई में पिछड़ना मुश्किल हो रहा था। उसने पहले भी कई कक्षाएं छोड़ दी थी। उसने मूल रूप से आज क्लास में न आने की योजना बनाई थी, लेकिन क्लास मॉनिटर ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोटिस भेजा कि क्लास के दौरान उपस्थिति दर्ज की जाएगी और जो छात्र क्लास से अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके ग्रेड काट लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के ग्रेड की गणना हाई स्कूल से अलग तरीके से की जाती थी। इसमें 2 भाग होते थे। एक भाग अंतिम परीक्षा के परिणाम होते थे और दूसरा भाग सामान्य ग्रेड होते थे। दोनों का अनुपात 50/50 था।